हमारा नवा प्रश्न जो है थोड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें क्या हो रहा है कि एक हमें हौज दे रखी है। हौज मतलब एक तरह का वाटर टैंक समझ लीजिए, पानी का टैंक है, पानी की टंकी है, कुछ भी कह लो, ठीक है। ये हमें दे रखी है। इसमें क्या है, यहाँ पर एक नल खुला हुआ है और एक और नल खुला हुआ है, ठीक। अब क्या हो रहा है, यहाँ से जो पानी आ रहा है इसमें दिख रहा है कि ये वाला जो नल है वो बड़ा है, इसका मुंह बड़ा है, चौड़ा मुंह का है, और ये हमारा नल पतला है, ठीक। अब ये जो दोनों एक साथ खोल दिए जाते हैं तो ये पूरा हौज भरने में हमें कितना समय लगता है, हमें वो दे रखा है, ठीक। कितना समय लगता है हमें समय लगता है कुल मिलाकर के 9 सही 3/8 घंटे। मतलब कितना हो गया, 8 ने 72 और 3 75, तो 75/8 घंटे इतना समय लग रहा है, ठीक। दूसरी जानकारी दी जा रही है कि अगर हम सिर्फ और सिर्फ बड़े वाले नल को खोलें, कितने, सिर्फ बड़े वाले नल को खोलें, तो हमें जितना समय लगता है वो 10 घंटे कम है अगर हमने सिर्फ छोटे वाले नल को खोला होता तो मान लेते हैं कि जो बड़ा नल है वो x घंटे में भर देता है, कितने देर में, x घंटे में हौज भर देता है, और जो छोटा नल है वो कितने में भर देता है, y घंटे में। तो बोला जा रहा है कि छोटा नल को भरने में ज्यादा समय लगेगा तो y घंटे ज्यादा समय हो जाएगा। तो बताया गया है कि जब x है आपका वो y से 10 घंटे कम है। समझ गए बात, x जो है यानी कि जब बड़े नल से आप हौज को भर रहे हो, सिर्फ एक ही नल चल रहा है बड़ा वाला, तो x घंटे में भर जा रहा है, और जब सिर्फ एक छोटा वाला चल रहा है तो y घंटे में भर रहा है। लेकिन y घंटे से 10 घंटे कम है x, क्यों, क्योंकि छोटे वाले नल से हौज भरने की अपेक्षा बड़े वाले नल से 10 घंटे कम में भर जा रहा है। तो ये हमें एक समीकरण मिल जाता है। क्या मिलता है, एक समीकरण, ठीक है, इसको नोट कर लिया। अब यहां से हमें क्या समझ में आता है, यहां से हमें यह समझ में आता है कि अगर x घंटे में बड़ा नल कितनी हौज भरता है, हौज भरता है बराबर 1। बाकी बात समझ में, x घंटे में जो बड़ा नल है वो हौज कितनी भरता है, हौज भरता है एक ही हौज तो भर रहा है, तो 1 घंटे में कितना भरेगा। सोचिए, अगर x घंटे में एक हौज भर पा रहा है तो 1 घंटे में भरेगा 1/x, एक नियम हो गया, यूनिटरी मेथड, ठीक है। तो 1/x हौज भर पाएगी अगर वो 1 घंटे चला, ठीक है। ऐसे ही y 1 घंटे में जो छोटा नल है वो कितनी हौज भर पाएगा, वो y घंटे में पूरी भर पा रहा है तो वो 1 घंटे में 1/y हौज भरेगा। यहां तक बात समझ में आ गई, यही यहां पर समझना जरूरी है। देखो x घंटे में, मान लो ऐसे समझ लो, x और y में आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो। मान लो कि एक टैंक है, उसको भरने में लग रहा है 5 घंटे, तो अगर 1 घंटे चलेगा तो 1/5 ही टैंक तो भर पाएगा बस, तो 1/x कर दिया, और छोटा वाला y में भर पा रहा तो 1/y कर दिया, ठीक है। तो यहां से क्या होगा, आपको समझ में आ जाएगा कि 1 घंटे में कितना भर पा रहा होगा। अच्छा, अब हो क्या रहा है कि दोनों नल एक साथ चल रहे हैं, जो हमें दे रखा है, दोनों नल जब एक साथ चल रहे हैं तो 75/8 घंटे में पूरी टैंक भर जा रही है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब दोनों नल एक साथ 1 घंटे चले, तो जब दोनों नल एक साथ 1 घंटे चल रहे हैं, 1 घंटे दोनों जब चल रहे हैं तो कितना टैंक भर जाएगा, तो कितना भर जाएगा, तो एक तो 1/x भर पा रहा था, दूसरा 1/y भर पा रहा था, तो यहां से क्या हो जा रहा है, x y और ऊपर हो जाएगा x धन y। नहीं समझ आया, 1/x में आपने 1/y जोड़ दिया, क्योंकि एक नल अकेले 1/x भर पा रहा है, दूसरा अकेले 1/y भर पा रहा है, दोनों को जब आप मिला दोगे तो कितना भर गया, 1/x धन 1/y, तो x और y आपका लसापा आ गया, x से भाग दोगे तो y आ जाएगा, y से भाग दोगे तो ऊपर x आ जाएगा, तो x धन y/xy। ये क्या है, ये हौज का वो हिस्सा है जो 1 घंटे में भर पा रहा है जब दोनों नल खुले हुए हैं। और पूरा कितनी देर में भर पा रहा है, पूरा भर पा रहा है 75/8 घंटे में। तो 75/8 घंटे जब दोनों नल चला दोगे और 1 घंटे में भर रहा है इतना, कितना, x धन y/xy, तो कितना हौज भर जा रहा है, पूरा का पूरा, यानी कि 1 का 1, यानी कि 100%, ठीक है। यहां पर हो गया। अब यहीं पर क्या करेंगे हम लोग, यहीं से आपको नीचे 8xy है, यहाँ बराबर 1 है, तो इसको इधर भेज देते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा 75x धन y बराबर 8xy। और y कितना है, y आपको यहां से मिल गया, y आपका है x धन 10, x बराबर y ऋण 10 है, तो y बराबर x धन 10 हो गया। तो यहां से आपको मिल जाएगा 75x धन 10, क्योंकि y को आपने क्या कर दिया, प्रतिस्थापित कर दिया, और 8xy, y को फिर से आपने x धन 10 लिख दिया। इसी को आप पूरा ओपन करके लिखोगे तो क्या हो जाएगा, 75 गुणे 2x धन 10, ये ब्रैकेट के अंदर है, बराबर 8x स्क्वायर धन 80x, ठीक। अब इसी को थोड़ा व्यवस्थित करके लिख लेते हैं मानक रूप में।
तो 75 से 2 बार गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा 150x, धन 75 का 10 में गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा 750, बराबर क्या हो जाएगा 8x स्क्वायर धन 80x। यहां से आप मानक रूप में जब बना लोगे तो हो जाएगा 8x स्क्वायर धन 80x, यहां तक हो गया। इसको ऋण कर दोगे, ये इधर से उधर जाएगा तो ऋण का हो जाएगा ऋण 150x ऋण 750 बराबर 0। देख लीजिए कोई दिक्कत है? 8x स्क्वायर धन 80x था, सॉरी ये 80x है यहाँ पर, ठीक। इसमें से आपने इसको इधर घटाया तो 150x आ गया, ऋण 750 आ गया। अब इसी को और थोड़ा हल कर लेते हैं। ये कितना लिखा हुआ? ये लिखा हुआ 8x स्क्वायर धन, अब धन नहीं रहा, धन 80 है, ऋण 150 यानी कि ऋण 70x ऋण 750 बराबर 0। इसमें भाग 2 से चला जाएगा, वैसे कर भी सकते हैं, चलिए कर ही देते हैं। 2 से चला जाएगा, हो जाएगा 4x स्क्वायर ऋण 35x ऋण 375 बराबर 0। अब यहां से हम लोग निकाल देंगे हल। तो हल क्या हो जाएंगे? यहां से सीधे सीधे देखिए, x बराबर हो जाएगा ऋण 35 ऋण b कितना है? ऋण 35 है, तो ऋण और ऋण हो जाएगा धन, धन 35 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि 35 का वर्ग माइनस 4ac। 4a कितना है? 4 है, c कितना है? ऋण 375 है, तो 4a कितना है? 4 और c कितना? ऋण 375। ये थोड़ी सी गुणा भाग में थोड़ा करना पड़ेगा, नीचे क्या आ जाएगा 2a, a कितना था? 4, ठीक है। अब इसी को हल कर लेते हैं। तो ये क्या लिखा हुआ है सही से देखना, 35 का वर्ग है ऋण 4 गुणे 4 ऋण 375, तो ये ऋण और ये ऋण धन हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, 375 में 16 का गुणा कर देना। 16 कहां से है? 4 गुणे 4 कर दिया, तो 16 पंचे 80 की गिनती हासिल लगी 8, 16 पे 112 और 8 की 20, 120 हासिल लगी 12, 16 3 48 और 12 6000 हो गया पूरा का पूरा। साथ में आपको जोड़ना कितना है? 35 का वर्ग। 35 का वर्ग कितना होता है? 1225। आपने जोड़ दिया 5 2 2 और 7, 7225, और ये आपने पहले भी एक प्रश्न में किया था, 85 का वर्ग है, ठीक है। तो यहां से क्या हो गया? सीधा सीधा x बराबर सीधा ही आ गया 35 प्लस माइनस 85 बटे कितना? 2 चौकू 8, ठीक। अब एक बार आप दोनों को जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा? 5 और 5 10 यानी कि 120 बटे 8 हो गया। और दूसरी बार क्या हो गया? x बराबर 85 घटा दोगे, 35 से 85 घटाओगे तो कितना हो जाएगा बताइए? ऋण 50 बटे 8, और ये हो गया आपका 15 के बराबर। तो x बराबर आ गया 15, और यहां से क्या आ गया? x बराबर ऋण 25 बटे 4, ठीक। अब ये दो आपको हल मिल गए, लेकिन ये हल आपका हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आप पानी भरने में समय निकाल रहे हो, तो निगेटिव समय तो होगा नहीं, कुछ तो समय लगेगा। तो यहां से आपको समझ आ जा रहा है कि 15 घंटे लग रहे हैं, और 15 घंटे किसमें लग रहे हैं? x घंटे बड़े नल से हो रहा था, यानी कि बड़ा नल आपको 15 घंटे में भर रहा है, और छोटा नल 10 घंटा ज्यादा ले रहा था, तो छोटा नल कितने में भरेगा? सीधा सीधा y बराबर क्या था? x प्लस 10, तो छोटा नल भरेगा 25 घंटे में और बड़ा भरेगा 15 घंटे में। अच्छा, इसको सत्यापित कर लेते हैं। सत्यापित करने का मतलब क्या हुआ कि दोनों को जब एक साथ खोलोगे तो कितनी देर में भरेगा? तो यहाँ पर आपको पता है 1/x धन 1/y था, तो 1/10 में क्या हो जाएगा? 1/10 x का मतलब क्या होगा? 15 आ गया, तो 1/15 धन 1/25 कर दोगे आप। तो आप कर लेते हैं, हम लोग इसको कर लेते हैं, सत्यापित करके देख लेते हैं कितने में ही हो जाएगा। 1/15 धन 1/25, ये 1 घंटे में भरा जा रहा है। 25 से 15 में आप इन दोनों का क्या कर देंगे? हम इन दोनों का निकाल देते हैं, लासपा निकाल दीजिए मान लीजिए, ठीक है। तो इसका लासपा आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 150, 10 इधर आ जाएगा और 6 यहाँ पे आ जाएगा, तो हो जाएगा आपको कुल मिलाकर के 16/150। इतनी हौज भर पाएगी 1 घंटे में। तो पूरी हौज भरनी है तो क्या हो जाएगा? इसी का व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा 150/16, और यही वास्तव में 75/8, यानी कि आपका जो उत्तर आया है बिल्कुल सही आया है। तो बड़े नल से भरने में समय लगेगा 15 घंटे और छोटे नल से भरने में समय लगेगा 25 घंटे। करते हैं अगला क्वेश्चन, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग प्रश्न था। अब आ जाते हैं 10वें प्रश्न पर। 10वें प्रश्न में क्या है कि मैसूर से बेंगलोर के बीच की जो दूरी है 132 किलोमीटर की। तो आपका मैसूर है और आपका बेंगलोर है, दूरी कितनी दे रखी है? 132 किलोमीटर, ठीक। ये आपका मान लिया मैसूर और ये हो गया आपका बेंगलोर। मैसूर मसाला डोसा खाया है ना? वहां का डोसा बहुत फेमस है। आगे बढ़ते हैं तो क्या होता है, एक्सप्रेस गाड़ी है वो सवारी गाड़ी से 1 घंटा समय कम लेती है। तो 2 तरह की गाड़ी है, एक पैसेंजर ट्रेन है, ठीक है, सवारी गाड़ी उसको बोल सकते हैं, और दूसरी एक्सप्रेस। तो एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो 1 घंटा समय कम लेती है, ठीक।
मैं छोटा था तो हम लोग भी कानपुर लखनऊ कभी कभी जाया करते थे, तो वहां पर भी इस तरह की कभी पैसेंजर ट्रेन से किराए का बहुत अंतर रहता था। ये आपको 11-12 रुपए की टिकट मिल जाती थी उस टाइम पर, इसकी टिकट कुछ 30 रुपए के आसपास की होती थी, है ना, तो बहुत सस्ती पड़ती है पैसेंजर ट्रेन। अब इसमें क्या बता रखा है, यहाँ पर भी दूरी 132 किलोमीटर की है, तो बहुत सारे लोग पैसेंजर से ट्रेवल करते होंगे। अब इसमें यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर अधिक है, तो दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल की गणना करनी है। अच्छा, औसत चाल हमें बता रखा है। अब मान लेते हैं कि जो एक्सप्रेस है, एक्सप्रेस नहीं, पैसेंजर की हम लोग, सॉरी एक्सप्रेस की हम लोग ने चाल मान ली x किलोमीटर प्रति घंटा, ये क्या है, औसत चाल। औसत चाल किसकी है, ये एक्सप्रेस गाड़ी की, ठीक है, एक्सप्रेस लिख दिया। और अपनी जो दूसरी है वो क्या है, वो दे रखा है कि उसकी जो चाल है, इन दोनों की औसत चाल में 11 का अंतर है, तो उसकी कितनी हो जाएगी, x ऋण 11 हो जाएगी। उसकी चाल कम होगी ना, सीधी सी बात है, वो पैसेंजर गाड़ी है। अच्छा, तो ये हमारी औसत हो गई। अब हमें बोला जा रहा है कि दोनों की स्पीड बता दीजिए। कैसे बता सकते हैं, तो अगर हमारी ये औसत चाल है और 132 किलोमीटर दूरी तय करनी है, तो कितना समय लगेगा, 132 में आप इस चाल से भाग दे दोगे x, और ये जो समय लग रहा है ये 1 घंटे कम लग रहा है। क्या लग रहा है, 1 घंटे कम। क्यों कम लग रहा है, क्योंकि एक्सप्रेस ट्रेन से जा रहे हो, तो ये 1 घंटे कम समय, यानी कि मान लो ये 5 घंटे, तो अगला वाला 6 घंटे होगा, है ना। तो आपको इसमें 1 घंटा जोड़ना पड़ेगा, तब आपको अगला मिलेगा। अगला क्या है, 132 किलोमीटर दूरी तय कर रहे हो, इस बार स्पीड कम है, कितनी है, x ऋण 11। बहुत जल्दी मैंने डायरेक्टली लिख दिया। आपने अगर सारे प्रश्न की प्रैक्टिस की हुई तो आप भी आसानी से सीधे सीधे लिख दोगे। इसमें कोई डाउट हो तो मुझे बताइएगा। ये समय है वो समय जो एक्सप्रेस ट्रेन से लग रहा है, इसमें जब आप 1 घंटा और ज्यादा इंतजार करोगे तब आपको दूसरी जो ट्रेन पहुंचा पा रही है उसका समय लग रहा है, और वो कितना है, 132/x ऋण 11। इसी का हम लोग को समीकरण बनाकर के हल कर देना है। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 132 धन x/x, और ये हो जाएगा 132/x ऋण 11। इसका यहाँ पे गुणा कर दिया, इसका यहाँ पे गुणा कर दिया, तो क्या हो जाएगा, 132 धन x में गुणा करोगे आप x ऋण 11 का, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 132x, सीधा सीधा है यहाँ। तो अब यहाँ पर 132x और साथ में क्या आ गया, ऋण 132 गुणे 11, तो कर देते हैं 11 दूनी 22 की 2 हासिल लगी 2, 11 3 33 और 2 35 की 5 हासिल लगी 3, 11 कम 11 3 14, और x का जब गुणा करोगे तो हो जाएगा x की घात 2 और साथ में ऋण 11x, और ये वाला भी आप इधर ले आइए, तो ऋण 132x बराबर 0 है। आ गया सब कुछ। अब इसी को हम लोग मानक रूप में लिख देंगे, तो मानक रूप में क्या हो जाएगा, x स्क्वायर, ये फिर x वाले पर देखिए, ये 132x है, ये ऋण 132x है, ये कट गया। अब क्या बचा, ऋण 11x, अच्छा, और ऋण 1452 बराबर 0। तो यहां से जो सीधा सीधा हमें मान दिख रहा है ना, वो क्या दिख रहा है, यहां से आप x बराबर निकलोगे ऋण b, तो b कितना है, ऋण 11, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 11 प्लस माइनस 11 का वर्ग यानी कि 121 माइनस 4ac, ए तो आपका 1 है और ये भी माइनस हो, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। मैं इस बार बहुत डायरेक्ट कर रहा हूं क्योंकि आप भी सोचिए इसी तरह से करने की, हम लोग बहुत सारे प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो अगर आपको यहाँ पे दिक्कत आ रही तो मुझे बता दीजिएगा, लेकिन आप भी सोचिए डायरेक्टली करना होता है, क्योंकि बार बार हर स्टेप को लिखोगे, वो आप करते करते प्रैक्टिस में आपको समझ जाता है सीधा की कौन सी स्टेप लिखनी चाहिए, ठीक है। तो हम लोग सीधे वही लिख रहे हैं, प्लस 4ac, तो सीधे सीधे इसमें गुणा कर देंगे, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20 की हासिल लगी 2, 4 छक्के 16 17 के साथ हासिल लगी 1, 4 एकम 4 और 5, ठीक, बटे 2a, a तो एक ही है, तो सीधा सीधा 2 हो गया। अब 5708 में हमें 121 जोड़ना है, 9 2 8 और 5, ठीक है। अब ये किसका वर्ग हो सकता है, अपने को आइडिया लगाना है। तो सोचो अगर 80 और 80 हो रहा होता तो 64 हो जाता, 70 और 70 होता तो 4900 हो जाता, तो 70 से तो बड़ा है ये और 80 के वर्ग से छोटा है, और अंत में आ रहा है 9, तो अंत में 9 कब आ सकता है, जब 73 का गुणा करोगे तब भी आ सकता है कि नहीं आता है, सोचिए 73 और 73 और 3 का 9 आ जाएगा, और 9 कभी और भी आ सकता है, क्या आ सकता है, जब 77 का गुणा कर रहे हो, किसका, 77 का, और ये 6400 से ज्यादा पास लग रहा है, 4900 से उतना पास नहीं लग रहा है, तो हम लोग एक बार ऐसे रफली करके देख लेते हैं कि 77 का गुणा करा के देखते हैं कितना आता है। 7 7 49 की 9 हासिल लगी 3, 7 7 49 और 3, सॉरी 7 7 49 की 9 हासिल लगी 4, 7 7 49 और 4 53, और फिर से आप लिख दीजिए 5 3 9, ठीक, 9 9 3 12, 5 3 8 1 9 और 5 5929 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा हुआ है, 5829, ये 5929 होता तो पूर्ण वर्ग बन जाता, तो मैंने कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक की है क्या, देख लेते हैं। 4 से गुणा किया था, अब आइडिया लग रहा है कि हो सकता है गलत किया हो, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20 की हासिल लगी 2, 4 चौकू 16 और 2 18,
देखा कि 8 हासिल लगी, 1 4 एकम 4 1 5 ऐसा भी हो जाता है कभी कभी। यहाँ पर देखो कैलकुलेशन में से मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर यार 100 और ज्यादा होता तो पूर्ण वर्ग बन जाता, और नॉर्मली ऐसे प्रश्नों में पूर्ण वर्ग दिया जाता है। तो ये आपका कितना हो जाएगा 5929 हो जाएगा, ये 5808 था। तो अब तो हमारा काम बहुत आसान हो गया, 77 का वर्ग है, इसका मतलब x बराबर सीधा सीधा हम लिख देंगे, x बराबर क्या हो जाएगा 11 प्लस माइनस 77 आ गया सीधा सीधा बटे 2। तो x बराबर यहाँ से क्या निकल जाएगा, एक बार आप 77 जोड़ दोगे तो 18, 77 और 11 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 88, 88 में 2 से भाग दोगे तो आ जाएगा 44। दूसरी बार जब 77 घटा दोगे तो x आपको मिल जाएगा ऋण 33। और x है क्या, स्पीड है, तो नकारात्मक तो हो नहीं सकती है, तो स्पीड क्या हो जाएगी 44। यानी कि जो आपकी और किसकी स्पीड है, एक्सप्रेस की है x, तो जो एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड है वो कितनी हो जाएगी औसत 44 किलोमीटर प्रति घंटा। और जो दूसरी है उसकी क्या हो जाएगी, दूसरी आपको दे रखा था कि 11 किलोमीटर जो है औसत स्पीड कम है, तो वो कितनी हो जाएगी 33 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा, अब आप सीधे सीधे इसको सत्यापित भी कर लो। जब 44 किलोमीटर प्रति घंटे से जाओगे तो इतनी दूरी तय करने में कितना समय लगेगा 3 घंटे, 44 से इसमें 3 बार पूरा पूरा भाग चला जा रहा है। और जब 33 से जाओगे तो कितना समय लग रहा है 4 घंटे, तो वास्तव में 1 घंटे का ही अंतर आ रहा है, यानी कि हमारा सॉल्यूशन बिल्कुल ठीक है। अब इसका आखिरी प्रश्न बचा हुआ है, उसको भी कर लेते हैं। 11वें प्रश्न में क्या दे रखा है हमें कि एक वर्ग है और एक दूसरा वर्ग है, इन दोनों के क्षेत्रफलों का योग कितना दे रखा है 468 वर्ग मीटर दे रखा है। कितना 468 वर्ग मीटर। अच्छा, इसकी मान लेते हैं लंबाई है x और इसकी एक भुजा की लंबाई मान ली y। तो आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा है x स्क्वायर धन y स्क्वायर बराबर 4468, पहला समीकरण। साथ में क्या दिया हुआ है कि इनके परिमापों का अंतर, तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा, इसका परिमाप क्या होगा 4y हो जाएगा, और सीधे सीधा हमें दिख रहा है कि हमने इसको बड़ा मान लिया, यानी कि x भुजा वाले को बड़ा मान लिया है। ठीक, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कितना दे रखा है, ये दे रखा है 24 मीटर। ठीक है, यानी कि 4 से 4 कॉमन ले लिया तो आ जाएगा 6, यानी कि x ऋण y बराबर 6 आ गया। तो x बराबर क्या हो जाएगा y धन 6 हो जाएगा। ये आपको समझ में आ गया है ना। तो यहाँ पर आप x बराबर y धन 6 डाल दोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, y धन 6 का वर्ग धन y का वर्ग बराबर 468। यहाँ से आपको मिल जाएगा y स्क्वायर धन 12y धन 36 धन y स्क्वायर बराबर 468। आ रहा है ना समझ में, यही वाई ब्रैकेट पूरा खोल दिया और कुछ नहीं किया। अब क्या हो जाएगा y स्क्वायर एक साथ लिख लो तो क्या हो जाएगा 2y स्क्वायर, ये कितना है यहाँ पर, सॉरी एक ही, सिर्फ y का ही टर्म एक ही है, 12y है और 36 है, और यहाँ से 468 को आप घटा दोगे तो 468 को जब घटाओगे तो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा ऋण का 2, उसके बाद से 6 से जाएगा 3 और 2, 432 बराबर 0। अब यहाँ पर 2 कॉमन है, पूरे में 2 से भाग दे दिया, देखो यहाँ पर भी 2 है, यहाँ 12 है, यहाँ पे 432 है, तीनों में सब में 2 से चला जाएगा, तो 2 से भाग देने से हो जाएगा इक्वेशंस कम, जो कैलकुलेशन है वो कम हो जाएगी। 2 1 6 बराबर 0, और यहां से हम लोग क्या कर देते हैं सीधा सीधा मान लिख देंगे। अब सीधा सीधा मान कैसे लिख देंगे, सीधा सीधा मान देखिए, यहाँ पे हम लोगों ने y निकाल दिया पहले, y बराबर क्या हो जाएगा -b, तो b कितना है 6, तो -b यानी कि -6 प्लस माइनस b का वर्ग, b कितना है 6, तो 6 का वर्ग क्या हो जाएगा 36 ऋण 4 गुणे a कितना है y स्क्वायर का कितना गुणांक है, तो जो भी वर्ग होता है ना चर पद का उसका हम लोग गुणांक देख रहे होते हैं, वो कितना है 1, और c कितना है ऋण 216, तो ऋण 216 लिख दिया। अब यहाँ पर ऋण और ऋण धन हो जाएगा। ठीक है, देखो ऋण 4 था और यहाँ पर ऋण 216 आ रहा है, दोनों को मिलाकर के क्या कर देंगे धन हो जाएगा, और नीचे क्या बचेगा आपका 2 इंटू ए कितना है, एक ही है, तो ये देखिए ऋण 6 प्लस माइनस 36 और साथ में 4 से गुणा कर दोगे आप 216 में, तो क्या हो जाएगा धन 864। ठीक है, बटे कितना 2। अच्छा, अब ये क्या हो गया ऋण 6 प्लस माइनस 864 में 36 जोड़ोगे तो हो जाएगा 900 बटे 2। तो y बराबर यहाँ से सीधा सीधा आपको दिख जाएगा, एक बार ऋण 6 में आप 900 का वर्गमूल कितना होता है 30, तो 30 को आप जोड़ दोगे, तो जब 30 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 30 में से 6 चला जाएगा, 24 में से 2 जाएगा, 24 में 2 से भाग दोगे तो 12 आ जाएगा, और दूसरी बार जब घटा दोगे तो आ जाएगा ऋण 18। तो या तो भाई 12 होगा या ऋण 18 होगा। और समस्या क्या दे रखी थी भाई, y लंबाई है तो ऋणात्मक तो हो नहीं सकती, अब ऋणात्मक नहीं है इसका मतलब ये वाला उत्तर नहीं काम में आएगा, y हो जाएगा 12। तो यानी कि जो छोटा वर्ग था उसकी भुजा हो जाएगी 12 मीटर की, और बड़े वर्ग की कितने की है, देखिए 6 मीटर ज्यादा है, यानी कि x जो है वो आ जाएगा आपका 18 मीटर। ठीक हो गया उत्तर, हम लोगों ने पूरी प्रश्नावली कर ली, हम लोग अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। अपनी क्लास का उद्देश्य आप सभी के लिए आप ही की भाषा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। कक्षा 12 तक के सभी प्रमुख विषयों पर हम वीडियोस बना रहे हैं, और कुछ विषयों पर वीडियोस आपके अपने चैनल अपनी क्लास की ही अन्य प्लेलिस्ट पर अपलोड भी हो चुके हैं।
ज्ञान के प्रकाश से देश को सशक्त बनाने के हमारे इस प्रयास में इस चैनल को सब्सक्राइब करके और लोगों के साथ शेयर करके अपना बहुमूल्य योगदान जरूर दें। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया।